गहरे पानी के नीचे प्राचीन स्मारक हैं। एक समय के बड़े महानगर जो अब लगभग 1 किलोमीटर समुद्र के नीचे हैं और हजारों साल से जलमग्न हैं। पूरी दुनिया में डूबे हुए शहर हैं। अकेले मेडिटेरेनियन सी में 200 से भी ज्यादा डूबे हुए शहर हैं। हम जो देख रहे हैं वो उस समय के शहरों के अवशेष हैं, लेकिन आज की आर्कियोलॉजी ने हमें बताया है कि तब दुनिया में कहीं भी कोई शहर नहीं थे। क्या पानी के नीचे के स्मारक मानव जाति की शुरुआती सभ्यताओं के उदाहरण हैं? क्या ये आदि मानव से कहीं ज्यादा हुनर होने का सबूत है? अगर हां, तो ये आया कहां से? स्थानीय कहानियां और किस्से बहुत साफ हैं कि कुछ या कोई व्यक्ति उतरा और फिर अचानक ज्ञान फैल गया हम सबके बीच। पानी के नीचे से रोशनी निकलने के बारे में कई कहानियां हैं। आपके दिमाग में ये आना शुरू हो जाता है कि पानी के नीचे किसी तरह का प्राचीन एलियन बेस है। दुनिया भर में लाखों लोगों का मानना है कि अतीत में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणी पृथ्वी पर आए। अगर ये सच है तो इसका क्या मतलब है? क्या प्राचीन एलियंस ने हमारे इतिहास को आकार देने में मदद की? अगर हां, तो गहरे पानी के नीचे क्या सबूत मौजूद हैं? साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज पेश करता है अंडर वाटर वर्ल्ड्स। ग्रह के 71% से अधिक हिस्से में फैले हुए पृथ्वी के महासागर एक विशाल और काफी हद तक अनसुलझे रहस्य हैं। दर्ज किए गए ज्यादातर इतिहास में इंसान सिर्फ ये अंदाजा लगा सका है कि समुद्र की सतह के नीचे क्या है, लेकिन नई टेक्नोलॉजीज नई गहराइयों तक पहुंच रही है। दुनिया भर के रिसर्चर्स शानदार खोजें कर रहे हैं, मतलब अंडर वाटर कॉम्प्लेक्सेस और लाजवाब मॉन्यूमेंट्स जो पारंपरिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड को चुनौती दे रहे हैं। पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर शहरी सभ्यताओं के अवशेष हैं जो 10,000 या उससे अधिक वर्ष से पहले जमीन पर उजागर हुए थे। और इसका मतलब यह है कि शहरी सभ्यता पहले के अंदाजे के मुकाबले कई हजार साल पुरानी है, जिसे अब कई साइंटिस्ट मानते हैं कि यह मुमकिन है। साइंटिफिक थियरी बताती है कि पृथ्वी की आखिरी आइस स्टेज के दौरान समुद्र का स्तर आज के मुकाबले बहुत कम था। आपको एक ऐसी दुनिया की कल्पना करनी होगी जिसमें उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के ऊपर 2 मील गहरी बर्फ की परतें हैं और जिनमें भारी मात्रा में पानी जमा है। और हम जानते हैं कि ये पानी लगभग 21,000 साल पहले पिघलना शुरू हुआ और लगभग 10,000 साल पहले पूरा पिघल गया। और नतीजा, समुद्र का स्तर बढ़ने से शानदार तटीय भूमि धीरे धीरे पानी के नीचे चली गई। दुनिया भर में 10 मिलियन स्क्वायर माइल्स जमीन पानी के नीचे चली गई। ये लगभग यूरोप और चीन के आकार के बराबर है। उस जमीन को रिकॉर्ड से हटा दिया गया, वो कहानी ही से गायब हो गई। और मेरी राय में आर्कियोलॉजी उस खोई हुई और जलमग्न जमीन की जांच के लिए जरूरी काम नहीं कर रही। हालांकि महासागरों के ज्यादातर तल का पता नहीं लगाया गया है, लेकिन हजारों साल से फिलोसोफर और साइंटिस्ट्स को समुद्र के सबसे महान रहस्यों में से एक एटलांटिस के खोए हुए शहर की कहानी अपनी ओर आकर्षित किए हुए है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी अन्य विषय के मुकाबले एटलांटिस के बारे में अधिक किताबें लिखी गई हैं, लेकिन हम जो कुछ भी जानते हैं वो ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने बताया है, जिन्होंने एटलांटिस के बारे में 2 किताबें लिखी, द टिमिर्स एंड द क्रिटिस। 360 ईसा पूर्व लिखी किताबों में प्लेटो ने एटलांटिस को एक बेहद उन्नत शहर के रूप में बताया, जो कॉन्सेंट्रिक दीवारों से घिरा हुआ था, जो उनके समय से 9,000 साल पहले विकसित हुआ था।
किताबों में राजाओं के विशाल महलों का वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अटलांटिस के पास विशाल नेवल फोर्स थी, जिसका उपयोग वो दुनिया के अन्य हिस्सों को जीतने के लिए करता था। ये एक शहरी सभ्यता थी। प्राचीन यूनानी ग्रंथों के मुताबिक एटलांटिस शुरू से ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणियों से जुड़ा हुआ था। शहर की स्थापना की थी ग्रीक गॉड पोसाइडन ने। पोसाइडन को इस पृथ्वी का न होने की वजह से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणी माना जा सकता है। पोसेडन जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में से एक था, वो पृथ्वी पर एक बहुत ही खूबसूरत युवा लड़की मिली और उसने इस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया और अपने इस नए परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने एटलांटिस की स्थापना की। कहानी के मुताबिक एथेंस पर आक्रमण करने के असफल प्रयास के बाद द्वीप पर मुसीबत आ गई। प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस एक दिन और एक रात में एक प्रलयकारी विनाश में तबाह हो गया, जिसमें पूरा द्वीप और साथ ही उसकी राजधानी भी डूब गई। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि एटलांटिस के लोगों ने किसी तरह खुद को नष्ट कर लिया। प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस हरक्यूलिस के पिलर्स के सामने स्थित था। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये मॉडर्न जिब्राल्टर से आगे की जगह है। प्राचीन निवासी जब वो मेडिटेरेनियन सी से निकलकर बड़े अटलांटिक महासागर में पहुंचे तो वो समझते थे कि स्पेन और मोरक्को के बीच वो हरक्यूलिस पिलर से आगे निकल गए। अटलांटिक के उस पार फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्व में बहामस की आइलैंड चेन है। यहां 1968 में आर्कियोलॉजिस्ट जे मैनसन वैलेंटाइन ने नॉर्थ बिमिनी आइलैंड के कोस्ट पर एक अनोखी रॉक फॉर्मेशन की खोज की थी। उनका मानना था कि उन्हें एटलांटिस का हिस्सा मिला है। ये सिर्फ 3.5 से 5.5 मीटर पानी में है, इसलिए आप इसे आसानी से देख सकते हैं। पहले साइंटिस्ट ने सोचा कि ये सिर्फ बीच रॉक है, लेकिन फिर कई साइंटिस्ट ने देखा कि बीच रॉक एक दूसरी बीच रॉक के ऊपर था, जिसके बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए पत्थर फंसे हुए थे। और प्रकृति ऐसा नहीं करती, इंसान ऐसा करता है। और उन्हें एहसास हुआ कि एक बंदरगाह है, मतलब एक हार्बर के लिए एक ब्रेक वाटर। बिमिनी के उथल किनारों से लेकर गल्फ स्ट्रीम तक के लगभग 90 मीटर पानी में हमें कई आकर्षक एनोमलीज मिली, जो देखने में प्राचीन शहरों या स्ट्रक्चर्स के अवशेष और सड़कें, रास्ते या यूं कह सकते हैं कि कोरल से ढके हुए स्ट्रक्चर्स लगते हैं। क्या बिमिनी खंडहर एटलांटिस के अवशेष हो सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या ये सड़कें रेत और पानी के नीचे दबी दूसरी जगहों तक ले जा सकती हैं? साल 2000 में क्यूबा के पश्चिमी तट पर समुद्र तल की मैपिंग करते वक्त रिसर्च एक्सपेडिशन का नेतृत्व कर रही रशियन कैनेडियन ओशियनोग्राफर पोलिना जेलेस्की ने पानी के नीचे सिमेट्रिकल स्टोन स्ट्रक्चर्स को देखा, जो कि लगभग 800 मीटर गहराई में थे। डाइवर्स इस तरह की जांच नहीं कर सकते, इसलिए हमें रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल का इस्तेमाल करना होगा। और इस व्हीकल में वीडियो कैमरास और मैनिपुलेटर्स हैं और इसको जहाज के ऊपर से कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक्सपेडिशन समुद्र तल के बड़े इलाकों और पानी के नीचे की चीजों की छवियां बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले साइड स्कैन सोनार से भी लैस था। मैं जहाज के ऊपर कंट्रोल रूम में थी और हमें साइड स्कैन से वो इमेज मिल रही थी, और ये उन कई दूसरी इमेजेस में से एक है जो हमें मिल रही थी। लगभग 80 स्ट्रक्चर्स बड़े पत्थरों से बने हुए हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया था। और उन्हें वहां क्या मिला? ये एक ऐसी इमेज है जो इन रेक्टेंगुलर्स को दिखाती है। 90 डिग्री एंगल्स के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बार बार दिखते हैं, जो चौड़े रास्ते जैसे लगते हैं। एक्सप्लोरेशन में पिरामिड शेप के विशाल पत्थर के ब्लॉक्स मिले।
कई ज्यादा गोल थे, अधिकांश विशाल थे। ऊंचाई लगभग 5 मीटर और वजन कई टन था। 30 जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स सामने आए जो सड़कों, इमारतों, सुरंगों और पिरामिड्स के अवशेष लग रहे थे। सभी पानी की सतह से 670 मीटर नीचे थे। हमारे पास यहाँ प्रीहिस्टोरिक कल्चर के सबूत हो सकते हैं जो मेरे ख्याल से शायद हजारों लाखों साल पुराने होंगे, और यह सच में बहुत रोमांचक है। आसपास वोल्केनिक ऐश की मौजूदगी और उस पर डेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जियोलॉजिस्ट्स ने अंदाजा लगाया पानी के नीचे का शहर 6000 साल पहले डूबा था। क्या ये लगभग 800 मीटर नीचे 9000 से 10,000 साल पहले के डूबे हुए अटलांटिस का कुछ हिस्सा हो सकता है जिसके बारे में प्लेटो ने बात की थी? अटलांटिस की कहानी कैरेबियन और बहामास, खास करके क्यूबा के इलाके से मजबूती से जुड़ी हुई है। प्लेटो एक आइलैंड एम्पायर की बात करते हैं। वो शायद अलग अलग आकार के दर्जनों आइलैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो न सिर्फ पश्चिमी अटलांटिक में बल्कि मध्य अटलांटिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। दोनों क्यूबा और बहामास के खंडहर बरमूडा ट्रायंगल के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो 5 लाख वर्ग मील से अधिक का महासागरीय इलाका है, जो मैग्नेटिक एनोमलीज, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल साइटिंग्स और एयरक्राफ्ट और शिप्स के अचानक गायब होने के लिए जाना जाता है। क्या एटलांटिस और डेविल्स ट्रायंगल के नाम से मशहूर इलाके के बीच कोई संबंध हो सकता है? बरमूडा ट्रायंगल के किनारे पर प्राचीन शहर अटलांटिस, मतलब प्री हिस्टोरिक शहर अटलांटिस के पानी के नीचे खंडहर है। तो हाँ, एक थ्योरी यह है कि अटलांटिस ग्रीस के पास नहीं बल्कि बरमूडा ट्रायंगल में स्थित है। अगर प्लेटो की किताबें सच हैं, तो दूसरे ग्रीक मिथ्स अटलांटिस के वास्तविक भाग्य का संकेत दे सकते हैं। एक कहानी टाइटन गॉडेस एस्ट्रिया के बारे में बताती है, जो आसमान से गिरी और एक द्वीप बन गई। प्राचीन ग्रीस के हमारे पास कई मिथक हैं जो आइलैंड्स के बारे में हमें बताते हैं। चमकते ब्रॉन्ज आइलैंड्स जो आसमान से गिरे और पानी में आ गए। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अटलांटिस कोई वास्तविक, स्थिर या फिजिकल आइलैंड था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक ही रात में बहुत सारी आग और बहुत सारे धुएं में अचानक ही गायब हो गया। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अटलांटिस डूब गया होगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अटलांटिस अपनी जगह से ऊपर उठ गया। क्या पृथ्वी की आखिरी आइस एज की समाप्ति से पहले अटलांटिस प्राचीन एलियंस के लिए एक सुरक्षित जगह थी? अगर हां, तो क्या कई और विदेशी शहर गहरे पानी में डूबे हुए हो सकते हैं? योनागुनी, जापान। यह छोटा सा आइलैंड जापानीज आर्किपेलागो के सबसे पश्चिमी सिरे पर स्थित है। स्कॉलर्स का मानना है कि यहां पर पहले निवासी प्री हिस्टोरिक काल के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया से आए थे। उन्नीस में पास के पानी में डाइव टूर ऑपरेटर किचिरो आर्टाके ने एक चौंकाने वाली खोज की। समुद्र की सतह से लगभग 18 मीटर नीचे पत्थरों की संरचनाओं का एक विशाल परिसर छिपा हुआ था। एक्सपर्ट्स इसे पानी के नीचे आर्कियोलॉजी के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक कहते हैं। योनागुनी के कॉम्प्लेक्स के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यहाँ स्मारकों की एक पूरी श्रृंखला अगल बगल मौजूद है, और मेरी नजर में ये स्पष्ट रूप से इंसानों का काम लगता है, न कि पत्थर की अलग अलग परतों पर समुद्र का कोई कुदरती काम।
ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि ये नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है। साइट पर कई टूल्स और कई तराशे गए पत्थर पाए गए, तो मुझे लगता है इन बातों के कारण इनमें कोई संदेह नहीं है कि इसे किसी न किसी ने तो जरूर बनाया है। लगभग 18 से 30 मीटर पानी के नीचे डूबी हुई सबसे विशाल फॉर्मेशन एक विशाल 5 परती सीढ़ीदार पिरामिड जैसी दिखती है, जो 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। आप साफ तरह की कार्विंग देख सकते हैं जो स्पष्ट रूप से जियोमेट्रिक हैं। उनमें कई राइट एंगल्स हैं। हम ऐसे चैनल्स देख सकते हैं जिनमें आप चल सकते हैं, और उनके आखिर में सीढ़ियां हैं जो शेप में बिल्कुल रेक्टेंगल है। ऐसी जगह भी है जहां सुरंग बनाने के लिए एक विशाल पत्थर दूसरे के ऊपर रखा हुआ मिलता है, जिसके बीच में से आप तैर सकते हैं। वहां चट्टान के किनारे 2 विशाल पत्थरों को अगल बगल में रखा हुआ देख सकते हैं। पानी के अंदर एक विशाल ह्यूमन फेस बना हुआ है। वहां एक पत्थर है जिसमें लगभग मीटर लंबा चेहरा तराशा गया है। हमारी पहली सोच यही थी कि ये ईस्टर द्वीप के मोआई जैसा दिखता था। फिर हमें एहसास हुआ कि ये स्फिंक्स जैसा दिखता था जो पिरामिड्स की रक्षा करता था, और हमें हैरानी हुई कि क्या स्फिंक्स का वो काम यहाँ ये चेहरा कर रहा है। इन सभी स्ट्रक्चर्स के पूरे कॉम्बिनेशन ने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि हम सेरेमोनियल कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं। योनागुनी में पानी के नीचे बने स्ट्रक्चर से जुड़ा रहस्य यह है कि ये पानी के नीचे कब गए। जियोलॉजिकल सबूत हमें बताते हैं कि ये पिछली आइस एज के पिघलने के दौरान जलमग्न हो गए। दुनिया भर में, चाहे वो फ्रांस हो, भारत हो या जापान हो, इंसान द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स हैं जो पानी के नीचे स्थित हैं। हमारे पूर्वज इन्हें 2 तरीके से कैसे कर सकते थे। या तो उनके पास स्कूबा गियर्स होंगे, मुझे नहीं लगता कि उनके पास होंगे, या ये सब कुछ तब बनाया गया था जब समुद्र का स्तर कम था, और वो तकरीबन 14,000 साल पहले की बात है। और मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी के मुताबिक 14,000 साल पहले हम गुफाओं में रह रहे थे और इकट्ठे शिकार कर रहे थे। क्या योनागुनी स्ट्रक्चर्स ऐसे पाषाण लोगों द्वारा बनाए गए होंगे? और इस द्वीप पर निवास करने वाले लोगों के बारे में और क्या सबूत मौजूद हैं? ह्यूमन फोसिल्स पाए गए हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि इस आइलैंड पर लोग रहते थे। लेकिन सवाल इस बारे में है कि क्या उनके पास स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ बनाने की तकनीक थी या नहीं। सवाल यह नहीं है कि क्या पत्थर को काटकर हटाया जा सकता था या नहीं। यह दूरदृष्टि का मामला है। मतलब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के बारे में सोचना, और हम किसी दूसरे स्टोन एज कल्चर के बारे में नहीं जानते जो इस तरह की सोच रखता था। मतलब इतना विशाल सेरेमोनियल कॉम्प्लेक्स बनाने के बारे में कौन सोच सकता है। स्कॉलर्स के मुताबिक प्राचीन जापानी लोग इस स्मारक का निर्माण नहीं कर सकते थे, तो फिर किसने किया? ये स्ट्रक्चर्स यहां कैसे आए? अटकल ये है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने योनागोनी मॉन्यूमेंट्स का निर्माण किया, क्योंकि ये इंजीनियरिंग स्टोन एज सभ्यता की क्षमता से परे की चीज है। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट भी मानते हैं कि योनागुनी रहस्य का जवाब इसकी ग्लोबल पोजीशनिंग में पाया जा सकता है। अजीब बात यह है कि ये कॉम्प्लेक्स पैसिफिक के उस इलाके में स्थित है जिस पर लंबे समय से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी का शक है। इसे ड्रैगन्स ट्रायंगल कहा जाता है। जापान के ठीक दक्षिण के आसपास ड्रैगन्स ट्रायंगल नाम का एक रहस्यमय इलाका है जो बर्मुडा ट्रायंगल जैसा है, क्योंकि यहाँ से कई एयरक्राफ्ट्स हवा में गायब हो गए हैं, कई जहाज समुद्र से गायब हो गए, और जापान ने उसे आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है। उसके ऊपर से उड़ान न भरें, उससे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि अगर आप वहां गए तो आपके साथ भयानक चीजें घट सकती हैं।
प्राचीन जापान में और यहाँ तक कि अब के वक्त में ड्रैगन सी के बारे में कई कहानियां हैं, जिनमें से चीजें पानी से बाहर निकलती हैं और फिर हवा में सफर करती है। प्राचीन जापान में इन्हें पंख वाले राक्षस कहा जाता था। वो राक्षस आग में सांस लेते थे। कुछ पहले के समय में इन्होंने मशीन्स का रूप धारण कर लिया था। जब आप इन मशीन्स के बारे में मिली जानकारी की तुलना उस क्राफ्ट से करते हैं जिसके बारे में कोलंबस ने बताया था कि वो बर्मुडा ट्रायंगल्स के पास है, और जो पानी से बाहर निकला और उस लाइट के जहाज का पीछा किया, तो आपको एहसास होगा कि इन दोनों स्थानों में चीजें और वस्तुओं में समानता है, जो पानी में है और पानी से बाहर निकलकर हवा में उड़ती हैं। लेकिन प्लैनेट के इन अजीब इलाकों के पेरीमीटर के अंदर दो जलमग्न स्ट्रक्चर्स क्यों पाए जाते हैं जहां इतनी ज्यादा असामान्य एक्टिविटी होती है? क्या यह संयोग है कि अर्थ का 25th पैरेलल नॉर्थ बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल दोनों को काटता है? वो एक ही प्लेन और एक ही लाइन पर स्थित हैं, और उन दोनों में एक ही मैग्नेटिक फिनोमिनन होता है जिसमें कंपास बियरिंग खो जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो जाते हैं। इसलिए लोग हैरान होते हैं कि क्या सचमुच कोई अजीब यूएफओ कनेक्शन है। अगर यूएफओ और उड़न तस्तरी मौजूद है तो हमें शक करना चाहिए कि वो ओरिजिनली एक प्राचीन सुपर सभ्यता से आई होंगी। और ये चीज आपको हैरान करनी चाहिए कि उड़न तस्तरियां, यूएफओ, आप जो भी उन्हें कहना चाहें, वो एक ट्रायंगल के इलाके को खास बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या ये सभ्यता के अवशेषों की ओर लौट रहे हैं जिससे वो परिचित हैं? अगर योनागुनी और क्यूबा के निकट डूबे हुए मॉन्यूमेंट्स एलियन ओरिजिन के हुए तो क्या होगा? क्या उनका इस्तेमाल विदेशी ठिकानों के रूप में किया गया होगा? और अगर हम मानते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणी जमीन पर काम करते थे, तो क्या वो पानी के अंदर भी काम कर सकते थे? क्या ये विशाल पैसिफिक इलाके में और भी सबूत मौजूद हो सकते हैं? एक आइलैंड कंट्री होने की वजह से इसमें कोई रहस्य नहीं होना चाहिए कि जापान का ज्यादातर समृद्ध इतिहास पैसिफिक ओशन के पानी से जुड़ा हुआ है। हालांकि जापान की कई कहानियों से पश्चिम बहुत समय तक अनजान रहा, लेकिन उनमें से कुछ ने प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का ध्यान खींचा। ऐसी ही एक किंवदंती 1803 की है और इसका ओरिजिन टोक्यो के उत्तर में एक समुद्री तट से माना जाता है। कहीं से तो एक क्राफ्ट जो आकार में काफी बड़ा था, जापान के तट पर बहकर पहुंच गया। इस इलाके में एक अजीब सी गोल किश्ती बहकर किनारे पर आ गई और लोग उसकी जांच करने लगे, और उन्हें उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और युवा महिला मिली। महिला ऐसी कोई भाषा नहीं बोलती थी जिसे वो समझ सकें। उसके जहाज के अंदर कुछ इंस्क्रिप्शंस थी जिन्हें वे पहचान नहीं सके, और उसने हाथों में एक बॉक्स पकड़ रखा था। वो नहीं चाहती थी कि कोई बॉक्स को छुए। कुछ कहानियों के मुताबिक बॉक्स का इस्तेमाल प्रेमी के कटे हुए सर को रखने के लिए किया जाता था। हालांकि बॉक्स का आकार उस बॉक्स से थोड़ा अलग था जो पारंपरिक रूप से जापान में कटे हुए सर रखने के लिए किया जाता है। इसलिए मुझे उस बॉक्स के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, तो ये एक दिलचस्प रहस्य है। उत्सुरो बोनो या खोखले जहाज की किंवदंती के रूप में जाने जाने वाली कहानी के विवरण ने सदियों से इतिहासकारों को हैरान करके रखा है। उदाहरण के लिए, रहस्यमय खोखला जहाज कहां से आया? क्या ये जलमग्न योनागुनी स्मारक के इलाके से आया होगा? वो अजीब महिला कौन थी? और जिस बॉक्स की उसने इतनी सावधानी से रखवाली की थी, उसमें क्या क्या सामान था? क्या उसमें किसी इंसान का सिर था, जैसा कि कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि उसमें एक तरह का दिमाग या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का दूसरा रूप था? अगर हां, तो क्या इसका उद्देश्य किसी प्राचीन अंतरिक्ष यात्री द्वारा जापानीज को उपहार देना था? जापान के पूरी तरह से अलग इलाकों से 5 अलग अलग ड्राइंग्स बची हैं। वो लगभग मॉडर्न यूएफओ रिपोर्ट्स के जैसी ही हैं। इस कहानी का मूल भाव आधुनिक यूएफओ कहानियों जैसा ही है। वो डिस्क के आकार के जहाज में दूसरी दुनिया से आए हुए लोग थे। तो मुझे लगता है कि इसमें आधुनिक यूएफओ किस्सों को
सुलझाने का राज हो सकता है। अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत के तौर पर प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स शुरुआती जापानी नक्काशी और मूर्तियों की ओर इशारा करते हैं, जो हर एक अलग तरह की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मुलाकातों का सुझाव देती है। ये एक डोगू फिगर है और ये जापान से आई है, और यहाँ तक कि जब आप इसे आम नजर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो इस प्राणी ने किसी प्रकार का सूट पहना हुआ है, एक हेलमेट, चश्मे के साथ। पीठ पर ये अजीब अजीब बकल्स और सर्कल्स और स्ट्रैप्स। आप जानते हैं कि ये आधुनिक समय के स्पेस सूट जैसा है, और मुझे तो लगता है कि ये सच में है भी। ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणी की इमेज है जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर आया होगा। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने लगभग 14,000 से 300 साल ईसा पूर्व के जापान में जोमोन काल के दौरान बनाई गई 15,000 से अधिक डोगू फिगर्स को सूचीबद्ध किया। लेकिन जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते आ रहे हैं, क्या ये अजीब डोगू फिगर्स प्रेशराइज्ड स्पेस सूट या डाइविंग सूट को दिखा रही हैं? उन डोगू फिगर्स के पीछे की कहानी बहुत साफ है, और कोई भी वहां जाकर प्राचीन ग्रंथों की ट्रांसलेशन पढ़ सकता है कि डोगू बहुत समय पहले आकाश से उतरे और उन्होंने शुरुआती जापानी लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाया था। और पूरी जापानीज संस्कृति जिसमें किमोनो शामिल है, टी सेरेमनी, सुशी, खाने के लिए वसाबी और अदरक का इस्तेमाल, जिस तरह से वे अपने आर्किटेक्चर निर्माण करते हैं, उनकी लिखित भाषा, वे जो कुछ भी कहते हैं वो ब्रह्मांड के इन देवताओं से आया है। तस्वीर में एस्ट्रोनॉट की तरह दिखने वाले प्राणियों को दिखाया गया है। उन्होंने एस्ट्रोनॉट की तरह कपड़े पहने हैं, उनके पास एक एस्ट्रोनॉट के तौर पर हेलमेट है, उनके हाथों में कुछ अजीब टूल्स हैं, ऐसे टूल्स जिन्हें हम समझ नहीं पाते। अब तक जुड़ाव है, जापानी इसे डोगू कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास अभी भी हुपी ट्राइब है। एरिजोना में हुपी इंडियंस आज भी कचीना डोला बना रहे हैं। कचीना डॉल्स जापानी डोगू फिगर्स जैसी दिखती हैं। इससे भी पीछे अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में हमें केव पेंटिंग्स मिली। जब आप पेंटिंग्स को देखते हैं तो आपको एक एस्ट्रोनॉट सूट नजर आता है, इसमें कोई शक नहीं। अब आप इन केव पेंटिंग्स की तुलना होपी की कचीना डॉल्स और जापान के डोगू से करें, आपको एक लाइन उसमें नजर आएगी। क्या रहस्यमय डोगू फिगर्स जापान के प्राचीन अतीत में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनकाउंटर्स का ठोस सबूत प्रदान करती हैं? और क्या उत्सुरो बुने की किंवदंती ये बताती है कि पृथ्वी के महासागर में एलियन कांटेक्ट के और भी अधिक सबूत छिपे हो सकते हैं? शायद इसका जवाब भारत के तट के गहरे पानी में पाया जा सकता है। 2001 में भारत के ओशियानिक इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने तट से 11.2 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी के तल में कुछ अजीब चीजों का पता लगाया। उन्हें भारत सरकार द्वारा खंबात की खाड़ी में प्रदूषण का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में मौजूद है, और उन्हें वहां गंदगी के अलावा कुछ भी और मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अचानक उनके साइड स्कैन सोनार ने कुछ तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी, जो कि जानी पहचानी थी। तस्वीरों के जरिए पत्थर की इमारतों का एक विशाल नेटवर्क सामने आया, जो अब कीचड़ और रेत में डूबा हुआ है और 8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। खंबात की खाड़ी में जो चीज मिली वो शहरों के अवशेष है। असल में 2 शहर हैं, और ये पता चला है कि दोनों प्राचीन रिवर चैनल्स के किनारे पर स्थित हैं। ये शहर देखने में इतने लंबे समय से पानी में डूबे हुए लगते हैं, जिस समय हमारी मुख्य धारा की आर्कियोलॉजी के मुताबिक धरती पर कहीं भी कोई शहर था ही नहीं। खतरनाक तेज बहाव की वजह से 51.8 मीटर से नीचे गोता लगाना लगभग नामुमकिन हो गया। फिर भी वैज्ञानिकों के हाथ
लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों सहित दर्जनों कलाकृतियां लगीं। इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ कलाकृतियां जो वहां मिली वो लगभग 32,000 साल पुरानी है, लेकिन समुद्र विज्ञानियों के मुताबिक ये क्षेत्र लगभग 9,000 साल पहले से पानी में डूबा हुआ है। इससे ये बिल्कुल साफ है कि ये शहर 32,000 से लेकर करीब 9,000 साल तक अस्तित्व में था। आज के मुख्य धारा के विद्वान दावा करते हैं कि प्राचीन भारतीय सभ्यता केवल 4,000 या 5,000 साल पुरानी है, पर हिंदू विद्वानों का ये मानना है कि दरअसल हिंदू सभ्यता तो कई दशकों, यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों साल पुरानी है। हो सकता है खंभात की खाड़ी में मिले खंडहर हिंदू विद्वानों को सही साबित कर दें। हाल ही में एक और खोज हुई है जो उनके दावों का समर्थन करती है। उत्तर पश्चिम में 321.8 किलोमीटर की दूरी पर आधुनिक शहर द्वारका मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को शहर के नीचे गहराई में खुदाई करने पर एक ऐसी बस्ती के निशान मिले हैं जो कभी समुद्र में डूबा हुआ था। इस सुराग से प्रेरित होकर उन्होंने तटों से दूर पानी में और खंडहरों की खोज शुरू कर दी। बस 21.3 मीटर की गहराई पर गोताखोरों को बलुआ पत्थर की दीवारें, पक्की सड़कें और एक समृद्ध बंदरगाह के सबूत मिले हैं। विद्वानों ने इन खंडहरों को प्राचीन और पौराणिक शहर द्वारका का अवशेष घोषित किया है। कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों में ये लिखा मिलता है कि पौराणिक शहर द्वारका भगवान कृष्ण का निवास स्थान हुआ करता था, जो हिंदू धर्म की कई परंपराओं में पूजे जाने वाले देवता हैं। जरा सोचिए, ईसाइयों के लिए इसके क्या मायने होंगे अगर अचानक से असली होली ग्रेल या फिर असली आर्क ऑफ द कवेनेंट की खोज हो जाए। बिल्कुल वैसा ही एहसास भारतीय लोगों को द्वारका की खोज से होगा। ये बहुत ही शक्तिशाली शहर था जिस पर भगवान कृष्ण का शासन था, और कृष्ण आज भी पूजनीय हैं और वो हिंदू संस्कृति के सर्वोच्च देवताओं में से एक हैं। हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि सलवा नाम के राजा ने पौराणिक द्वारका में भगवान कृष्ण पर हमला किया था। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि युद्ध के विवरण के मुताबिक एलियन टेक्नोलॉजी और यहां तक कि अंतरिक्ष यान के उपयोग का सुझाव मिलता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के मुताबिक अपने इस अंतरिक्ष यान में सलावा ने बिजली जैसे ऊर्जा हथियारों की बारिश करते हुए शहर पर हमला किया। इस प्रकार उसने नगर के बड़े भाग को नष्ट कर दिया, और जब ऐसा हुआ तो शहर के राजा भगवान कृष्ण ने इस अंतरिक्ष यान पर हथियार चलाकर जवाब दिया। हथियारों को तीर के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन वो सामान्य तीर नहीं है। उसमें कहा गया है कि उन्हें जब लॉन्च किया गया तो वो गड़गड़ाहट के साथ आवाज करते थे और अंतरिक्ष के बोल्ट या सूरज की किरणों के समान थे। कहते हैं कि अंतरिक्ष यान अलग अलग जगहों पर दिखने लगा। ऐसा लगता है कि ये किस्सा ऐसे तरीके से आगे बढ़ रहा है जो यूएफओ के अंतरिक्ष विवरणों से मिलते जुलते हैं। मुझे इस किस्से के बारे में दिलचस्प बात ये लगी कि मेटल से बना एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के एक शहर के ऊपर से हथियार गिरा रहा है, और ये कमाल है। किंवदंती कहती है कि आखिर में कृष्ण पृथ्वी छोड़कर चले गए और समुद्र ने उनकी द्वारका नगरी को निगल लिया। कई लोगों के लिए भारत के संस्कृत लेखों में शानदार प्राचीन शहरों का वर्णन महज पौराणिक कथाएं थी, लेकिन जब भारत के तट पर द्वारका के स्थान पर एक डूबे हुए शहर के अवशेषों की खोज हुई तो सब कुछ बदल गया। लोग प्राचीन लेखों को एक नई नजर से देखना शुरू कर रहे हैं, मात्र पौराणिक कथाओं के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में।
क्या भारत के पूर्वजों ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल संस्थाओं के बीच युद्ध देखा था? अगर हिंदू ग्रंथों में लिखा पौराणिक शहर वास्तविक निकला, तो क्या यह कृष्ण और उनकी अलौकिक शक्तियों का प्रमाण भी हो सकता है? एंशिएंट एलियन थियरिस्ट्स का मानना है कि जलमग्न खंडहरों और अलौकिक प्राणियों के बीच संबंध भारत के संगम लिटरेचर के रूप में जाने जाने वाले ग्रंथों में पाया जा सकता है। ऋषियों की सभाओं को ऐसा कहा जाता है कि पहले दो संगम कुमारी कंदम नामक धसी हुई भूमि पर थे। कहानियों के मुताबिक हजारों साल पहले ये इलाका पानी के ऊपर था, लेकिन अब ये पानी में जलमग्न हो गया है। ये भी दिलचस्प बात है कि ऋषियों की इन सभ्यताओं में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणी भी शामिल हुआ करते थे, और ये सब खंबात की खाड़ी और वर्तमान द्वारका शहर के तट पर खोजे गए सबूतों से मेल खाते हैं, और ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक है। क्या भारत के प्राचीन ग्रंथों की व्याख्याएं पृथ्वी के अतीत में एलियन कांटेक्ट का प्रमाण है? और क्या देवताओं का वर्णन वास्तव में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणियों का वर्णन है? शायद एक और खोज एक रहस्यमय झील के नीचे अतीत में एलियन विजिटर्स के होने के और भी सबूत देगी। पेरू के एंडीज माउंटेन्स। यहां लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पर टिटिकाका झील का काला पानी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेशन लेक है। अगस्त 2000 में डाइवर्स और आर्कियोलॉजिस्ट की एक इटालियन टीम ने झील के पानी के नीचे जांच शुरू की। वहां टीम को लगभग 30 पानी में डूबी हुई सड़क, एक पत्थर की छत और लगभग 800 मीटर लंबी दीवार के निशान मिले। सदियों से स्थानीय किस्से कहानियों में वनाकू नाम के शहर की बात की जाती है, जो पानी के नीचे चला गया। क्या ये खंडहर इस बात का सबूत दे सकते हैं कि ऐसा शहर सचमुच मौजूद था? फिर एक और चौंकाने वाली खोज सामने आई। झील के पानी में एक बड़ा तराशा हुआ पत्थर का सिर पड़ा हुआ था। क्या यह प्राचीन अवशेष इस आर्कियोलॉजिकल खोज के ओरिजिन का कोई सुराग दे सकता है? टिटिकाका झील से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में पास के प्राचीन टियोनाको शहर में पाए गए इसी तरह के पत्थर के काम की तुलना की गई। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स द्वारा लंबे समय से माना जाता था कि इस शहर के ओरिजिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं। जब शुरुआती कनकिस्टेडोर्स ने स्थानीय इमारा इंडियन से बात की, तो उन्हें बताया गया कि सृष्टि के शुरुआत में दिग्गजों ने टियोनाको का निर्माण किया था। पत्थर के विशाल खंडों को देखकर स्पेनिश भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कि शैतान ने इस इमारत का निर्माण किया है। अगर आप टियोनाको की साइट पर चट्टानों को काटकर बनाए गए विशाल पत्थर और मूर्तियों को देखते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत दृढ़ता से मानता हूं कि हम निर्माण के एक पुराने किस्से और मानव कहानी में एक भूले हुए किस्से के निशान देख रहे हैं। लेकिन अगर टिटिकाका झील के तल पर पाए गए खंडहर खोए हुए प्रसिद्ध शहर वनाकू के हैं, तो उसके साथ क्या हुआ था? क्या यह किसी बड़े भूकंप या प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गया था? या जैसा कि कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि शहर में जानबूझकर बाढ़ लाई गई थी। टिटिकाका झील के बारे में आप जितना भी जानें, ये उतनी ही अजनबी लगती है। आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझने में समस्या हो रही है कि वहां धसे हुए खंडहर क्यों हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि खंडहर इतने पुराने नहीं हैं।
वे सिर्फ 1500 साल पुराने हैं और इसका मतलब ये होगा कि टिटिकाका झील उस समय में कई बड़े बदलावों से गुजर रही है और ये भी मुमकिन है कि किसी तरह झील और किनारों के साथ छेड़छाड़ की गई हो ताकि टिटिकाका झील के कुछ इलाकों को खुद लाई गई बाढ़ से भरा जा सके। ये एक तरह का सी हॉर्स है जो टिटिकाका झील में रहता है और सी हॉर्सेस खारे पानी और महासागरों से आते हैं और फिर भी ये सी हॉर्सेस एंडीज में लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर रह रहे हैं। लेकिन प्राचीन लोग आर्टिफिशियल तरीके से दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कैसे बना सकते थे? एक झील जो लगभग 190 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी है। जब आप स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि ये सब आखिर कैसे अस्तित्व में आया, आयमारा इंडियंस आपको बताएंगे कि ये सब समय की शुरुआत से पहले से ही अस्तित्व में मौजूद है। आयमारा किंवदंतियों के मुताबिक ये वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। झील हमारे महाद्वीप की सभी सभ्यताओं की उत्पत्ति का स्थान है। ये बहुत 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 पुरानी जड़ें हैं। मेरा मतलब है कि हम सिर्फ इस सभ्यता, इस मानवता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने बीजों, सितारों की जड़ों के बारे में और भी अधिक बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल निर्माण हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि स्पेस ब्रदर्स ने हमारी मदद की, हमें रास्ता दिखाया, हमें सिखाया, क्योंकि उनके पास कई मायनों में ज्यादा अनुभव था। किंवदंती कहती है कि एक बार स्पेस ब्रदर्स इस ग्रह पर आए थे और वो हमारे साथ रहते थे और वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थे और वो बहुत शक्तिशाली लोग हुआ करते थे। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि वनाकू का खोया हुआ शहर मूल अमायरा लोगों के प्राचीन पूर्वजों द्वारा बनाया गया या बसाया गया था? अगर हां, तो क्या बाहरी दुनिया से अपना पता छिपाने के लिए उसमें जानबूझकर बाढ़ लाई गई? हमारे बुजुर्ग पानी के नीचे के शहर के बारे में बात करते थे। वो झील से जुड़ने वाले तारों की तरह की रोशनी के बारे में बात करते हैं। तारे जब झील के नीचे आते हैं तो तापमान में बदलाव आता था। झील के भूमिगत भाग से निकलने वाली रोशनी के बारे में कई किंवदंतियां हैं। ऐसा लगता है कि वो आते हैं, वो जाते हैं और अलग अलग समय लौट कर आते थे। आपको ये अंदाजा होने लगता है कि पानी के अंदर किसी प्रकार के एशियंट एलियन बेस हैं और मुमकिन है कि इनमें से कुछ डूबे हुए खंडर किसी तरह से उस बेस का हिस्सा हों। क्या वनाकू का प्राचीन शहर सचमुच एलियन विजिटर्स द्वारा बनाया गया होगा? अगर हां, तो क्यों? उनका उद्देश्य क्या था? क्या इसकी और अन्य डूबे हुए शहरों की खोज वो सबूत दे सकती है जिसकी मानव जाति को सदियों से तलाश है? ऐसे सबूत जो साबित कर सकें कि हम अकेले नहीं हैं। पानी के नीचे इन रहस्यमय स्ट्रक्चर्स का कोई संदर्भ या कोई पृष्ठभूमि नहीं है। वो बस अचानक प्रकट हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो समय से परे हैं, इसलिए उनके आसपास कुछ सवाल, कुछ रहस्य हैं जो मानव इतिहास पर नई रोशनी डाल सकते हैं। एटलांटिस, लेक टिटिकाका, द्वारका, इन सभी प्राचीन रहस्यमयी स्थानों का हमेशा देवताओं से एक गहरा संबंध रहा है। वो देवता जो प्राचीन एस्ट्रोनॉट की राय में मांस और रक्त से बने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे और आखिर में एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी सही साबित हो जाएगी।